हेलो, वेलकम टू द ग्रेट नोएडा स्क्वाड। आज हम बात करेंगे अपने चैनल के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमारा चैनल है अबाउट ट्रैवल ब्लॉग्स, नए नए तरह के लोकेशंस, ग्रेटर नोएडा के बारे में, मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल कंट्रीज़ के बारे में। हम इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, नई नई जगहें, नए नए मॉल्स, प्लेसेस, और हम इंडिया से बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हमने फिलहाल में ट्रिप प्लान करी है वियतनाम की। मैं लास्ट ईयर सिंगापुर गया था, डेट वाज अ लग्जरियस ट्रिप, बट ये वाली ट्रिप मैंने प्लान करी है जस्ट फॉर द एक्सप्लोरर्स। जो हम जैसे एक्सप्लोरर्स होते हैं, सोलो ट्रैवलर होते हैं, खाली वो एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं, नई नई लोकेशंस ट्रैवल करने के लिए, नई जगहों पर घूमने के लिए, और एक ऑप्शन खोलते हैं ट्रैवल व्लॉगिंग का। व्लॉगिंग एक अपने आप में बहुत ही फ़न के साथ में आप उस काम कर सकते हैं, व्लॉगिंग के काम को कर सकते हैं, जो मुझे खुद बड़ा पसंद है। इसलिए मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस चैनल ग्रेट नोएडा स्क्वाड के साथ। और हमारी पहली ट्रिप है वियतनाम की। हम भी आज वियतनाम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमारी जो वियतनाम की ट्रिप है उसे मैंने प्लान किया है दो पार्ट में। एक्चुअली मैंने कंबोडिया को इंक्लूड किया है वियतनाम के साथ में। थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है इस वजह से ट्रिप, बट मैंने कोशिश करी है कि जितनी लोएस्ट बजट पॉसिबल हो सके उतने लोएस्ट बजट में हम इस ट्रिप को प्लान करें अपनी को। क्योंकि अगर एक सोलो ट्रैवलर घूमना चाहता है जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पस, तो वो लग्जरीज़ नहीं चाहता, काफ़ी सारी लग्जरीज़ नहीं अफोर्ड करता आदमी, और उसके बाद अफोर्ड कर भी सकता तो भी नहीं करना चाहता। क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग अ ट्रैवल व्लॉगिंग देन एक जो ट्रिप आप करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। उस इन्वेस्टमेंट बेस पे ही आपको ग्राउंड मिलता है कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। अपने वीडियोस को आप डालें, आप शेयर करें जगह जगह, अपने चैनल को, अपने आप को प्रमोट करें। तो हमारी जो वियतनाम की हमने ट्रिप प्लान करी है वो मेजरली हमने 3 सिटीज़ को कवर करते हुए प्लान करी है। मेजर सिटी जिसमें कहीं हमारा कैपिटल हो गया, वियतनाम का कैपिटल है हनोई। सेकंड सिटी हमने इसमें ली है हो ची मिन सिटी, जो कि दोनों मस्ट हैं, ऑब्वियसली बेस हैं वियतनाम के। इसके अलावा थर्ड हमने फॉर द फन पर्पस थोड़ा सा आपको नई जगहें देखनी है, नई इंफ्रास्ट्रक्चर से बनी हुई जगहें या फिर बीचेस भी इंक्लूड करने हैं, टूरिस्ट से आपको मिलना है, तो आप डनांग ज़रूर जाइए। क्योंकि डनांग के अंदर आते हैं बीचेस, मल्टीपल बीचेस, क्योंकि कोस्ट लाइन में बनी हुई सिटी है डनांग, जिसमें न्यूली कंस्ट्रक्टेड होटल्स हैं, नई नई बिल्डिंग्स हैं। हो ची मिन और हनोई में आपको मोस्टली सारी पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़्यादा मिलेंगी, लिटरेचर से रिलेटेड, वियतनाम की हिस्ट्री से रिलेटेड जगहें आपको ज़्यादा मिलेंगी। जैसे वॉर मेमोरियल आपको मिल जाता है वियतनाम के अंदर, और आपको इसके बाद जो है मतलब पुरानी प्लेसेस मिल जाती हैं, म्यूजियम्स मिल जाते हैं ऐसे, जिसके अंदर जो अमेरिका ने अत्याचार करे थे वियतनाम के ऊपर, उसके बारे में बहुत सारी हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, लिटरेचर्स हैं ऐसे, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और उसमें एक जेल थी, जिस जेल के अंदर बेसिकली एक पैर में खाली बेड़ी डाल के उन्हें परमानेंट वहीं जेल के अंदर वियतनामीज़ को रखा जाता था। तो वियतनामीज़ बहुत छोटी कंट्री है लेकिन बड़ी रिच हिस्ट्री है वियतनाम की। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए वो थोड़े से कंजर्वेटिव भी हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वियतनाम के अंदर जॉब करना या फिर बिजनेस करना बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में थोड़ा टफ होता है हमेशा, क्योंकि वियतनामीज़ थोड़े से टेरिटोरियल होते हैं अपने आप को लेके, क्योंकि उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है अपनी कंट्री के लिए, इसलिए वो ये पसंद नहीं करते कि जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बाहर कंट्री से लोग आके वहाँ पे उनका हक ले लें। इसलिए वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं अपनी इस चीज़ को लेके कि वो उनकी यहाँ जो जॉब्स हैं वो उनके लिए हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो उनकी कंट्री के लोगों के लिए हैं खाली। तो इसलिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच है इस बारे में, बाकी गलत नहीं है, ठीक है उनके हिसाब से। अब हम बात करते हैं करेंसीज़ के बारे में। वियतनाम की करेंसी आप जानते हैं आज का रेट क्या चल रहा है। मैं आज का फ्रेश रेट बताऊँ आपको तो ₹1 इज़ इक्वल टू 295 वियतनामीज़ डोंग। 295 डोंग बनते हैं ₹1 के, अगर आप कन्वर्ट कराते हैं तो। और आप इसका मतलब ये नहीं बनता है लेकिन कि आप यहाँ से ₹1 लेके जाएंगे तो 295 की वैल्यू मिलेगी आपको। ₹1 की वैल्यू अराउंड ₹1 के आसपास ही रहेगी। जैसे आप ₹20 की पानी की बोतल यहाँ पे खरीदते हैं तो समवेयर अराउंड 6000 डोंग की पानी की बोतल आपको वहाँ पे मिलती है। कॉस्टिंग अराउंड ऑलमोस्ट बराबर आती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी प्रोडक्शन मान लीजिए वियतनाम के अंदर ही होती है, तो वो आपको वहाँ पर थोड़ी सी बिट लेस एक्सपेंसिव मिल सकती है, थोड़ी सस्ती मिल सकती है। लेकिन कुछ इंपोर्ट करते हैं वो लोग बाहर से, उन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखेंगे महंगी मिलेगी आपको वहाँ पर। बट ऑल इन करके बात अगर करें तो आसपास ही कॉस्टिंग निकल के आती है इंडिया और वियतनाम में। इंडिया के लिए वियतनाम इज़ मोर चीप बिकॉज ऑफ कि हमारी करेंसी कन्वर्जन ज़्यादा है, तो आपको रिच फील आता है उसे खर्च करने में। और दूसरी साथ में वहाँ पे रिच ही नहीं है इतनी मतलब इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जैसे मैं सिंगापुर की अगर बात करूँ तो सिंगापुर में सिंपली एक डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा आप अगर लार्ज खरीदते हैं ना सिंगापुर में, तो आपको कॉस्ट करता है ₹3000, जो कि काफ़ी महंगा है अपने आप में। अगर लार्ज पिज़्ज़ा आप हमारे इंडिया में खरीद लेंगे ₹600 के अंदर बढ़िया लार्ज पिज़्ज़ा आ जाता है। अरे बढ़िया से बढ़िया फ्लेवर ले लेते हैं हम, ₹800 के अंदर हमें लार्ज पिज़्ज़ा मिल जाता है। लेकिन सिंगापुर के अंदर वही ₹3000 का पड़ता है, बिकॉज सिंगापुर इज़ वेल डेवलप्ड कंट्री है। अब करेंसी की बात हो गई, मैं बात करता हूँ करेंसी कन्वर्जन की। अगर आप इंडिया से वियतनाम जा रहे हैं तो आई प्रेफर, या आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बात करते हैं, किसी ट्रैवल गाइड से बात करते हैं, किसी भी अपने मेंटोर से बात करते हैं जो आपकी हेल्प करेगा ट्रैवल करने में, उसने पहले भी इंडिया से बाहर कई बार ट्रैवल किया हो, तो आपको वही यही सजेस्ट करेंगे कि इंडिया से कैश कन्वर्जन आप वियतनामीज़ डोंग में ना करा के जाएँ, जो कि आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, हमेशा एक्सपेंसिव पड़ेगा। मैंने फॉर द
नॉलेज पर्पस मैंने कैश भी कन्वर्ट कराया है, मैंने यूएसडी कैश भी कन्वर्ट कराया है, मैंने यूएसडी फॉरेक्स कार्ड में भी कराया है। लेकिन तीनों ऑप्शन को मैं आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें निकल के आता है यूएसडी फॉरेक्स कार्ड में डलवाना, यूएसडी नॉट वियतनामीज डोंग। और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते नहीं है इसके अंदर कि जो आपकी वियतनामीज डोंग को कन्वर्ट करके आपको कैश में दे दें। एक दो गिने चुने ओरिएंट एक्सचेंज सीपी में है, ऐसे छोटे मोटे ऑप्शंस मिलते हैं जो जहां आपको बड़ा अच्छा कोई फील नहीं आता है कन्वर्जन कराने में, प्लस आपको रेट नहीं मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 295 मैंने आपको रेट बताया, आज अगर आप कन्वर्जन कराते हैं तो 263 डोंग मिलते हैं आपको 1 रुपये के बदले में। तो यहाँ पे अराउंड आपका 7 से 8% का मार्कअप का नुकसान होता है हर कन्वर्जन में। तो क्या आप लोगों को पता है वियतनाम अपने बॉर्डर शेयर करता है 3 कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें सबसे पहली कंट्री और सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर है लाओस के साथ और कंबोडिया के साथ में 50-50% राउंड शेयर करता है। और एक कॉर्नर जो कि हनोई सिटी का और एरिया का कॉर्नर है वो शेयर करता है वो चाइना के साथ में। बाकी कोस्टल कंट्री है, उस 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो समुद्र से कनेक्टेड है, तो कोस्टल कंट्रीज़ में आता है। बाकी 3 कंट्री से इसके बॉर्डर शेयर होते हैं, और इन 3 में से 2 कंट्री लाओस और कंबोडिया ये भी इसी की तरह डेवलपिंग कंट्री हैं और करेंसी वैल्यूशन काफ़ी कम है इन दोनों का भी। और चाइना आप जानते हैं चाइना क्या है। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ हम समझें इस बात में तो बात करते हैं हम वियतनाम के वेदर की। वियतनाम में जुलाई से सितंबर का जो समय है वो रहता है मानसून का टाइम। बाकी जनरली 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में उनका टेम्परेचर रहता है, जो थोड़ा सा गर्म माना जा सकता है हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए। बाकी इंडियंस को आदत होती है, नॉर्थ इंडियन है अगर आप, साउथ इंडियन है तो आपको दोनों ही कंडीशन में आदत होती है। अनटिल अनलेस आप कश्मीर हिमाचल से बिलोंग नहीं करते तो आपको इतने टेम्परेचर की तो नॉर्मली आदत होती ही है। तो टेम्परेचर ओके है, बट इतना सूदिंग और नहीं कह सकते। बस हाँ, एक कुछ चीज़ें हैं जैसे माउंटेन एरियाज़ भी आपको देखने को मिलते हैं वियतनाम के अंदर। जैसे डनांग के अंदर है, डनांग के अंदर हिल्स हैं, जिन हिल्स के अंदर अगर आप विजिट करते हैं तो आपका वहाँ का टेम्परेचर हिमाचल की तरह बिल्कुल दिखता है, बादलों के बीच वाले लेवल पे बिल्कुल जाते हैं, जहाँ आप केबल कार से जाते हैं। एक दिन का पूरा कंप्लीट टूर बनता है वो, और बिल्कुल हैरी पॉटर जैसी सिटी लगती है आपको। जैसे हैरी पॉटर का आपने हाउस देखो, मेंशन देखा होगा, जो हैरी पॉटर सीरीज़ में मूवीज़ में आया था, बिल्कुल वैसी तरह उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। वो एक्चुअली बेस बनाया था उसको बनाया गया था, फ्रेंच पीपल्स ने उसे बनाया था, उसे रिन्यू करके इन्होंने देन दोबारा चालू करा नॉर्मल पीपल्स के लिए। वहाँ पर काफ़ी सारी राइड्स हैं, और जो आपने वो ब्रिज देखा होगा जो हैंड से वो ब्रिज को पकड़ा हो, गोल्डन ब्रिज जिसे कहते हैं, गोल्डन ब्रिज इन हैंड्स, वो ब्रिज भी वहीं पर ही पड़ता है, डनांग में ही है वो, ऊपर जाके हिल्स में। और उसके बाद में बाकी टेम्परेचर प्रेजेंट ही है, ओके है, हल्का सा गर्म रहता है जनरली। अब हम बात करते हैं फ़्लाइट की कॉस्ट की। जो हमारे इंडिया से अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो आप हनोई जाएं या हो ची मिन सिटी जाएं, दोनों ही केस में आपको फ़्लाइट जो है 25 से 30 हज़ार रुपये की पड़ती है। अगर आप जाने के अपने विजिट के थोड़ा सा बिल्कुल नियर बाई अगर अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं और फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं तो 30 से 35 हज़ार भी जा सकता है। बट इंटरनेशनल ट्रिप है, हर कोई महीने 2 महीने पहले प्लान करता है आराम से। 2 महीने पहले आप उस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो 25 हज़ार रुपये की कॉस्ट के अंदर आपको रिटर्न फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। आप चाहें तो जाने की फ़्लाइट आप हनोई की बुक करें, रिटर्न फ़्लाइट आप हो ची मिन सिटी से बुक कर दें अपनी आने की वापस। दिल्ली से मैं ये बात कर रहा हूँ, बाकी रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। थोड़ा सा कम कॉस्ट पड़ेगी अगर आपको, आप कोलकाता से अगर फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको थोड़ी सी कॉस्ट कम पड़ती है। अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट बुक करते हैं थोड़ी सी 2-3 हज़ार की कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। अगर आप मान लीजिए या दिल्ली से कोलकाता जाके उसके बाद फिर फ़्लाइट बुक कर रहे हैं आगे की, तो बात वही की वही पड़ेगी, 3-4 हज़ार की आपको लोकल फ़्लाइट ही पड़ जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप यहीं से फ़्लाइट बुक करें। कोलकाता में स्टिल लेवर होता है, ज़्यादातर कोलकाता में ही लेवर होता है दिल्ली वाले लोगों का, दिल्ली से जाने वाले लोगों का। इसके बाद हम बात करते हैं होटल कॉस्टिंग क्या आती है। होटल्स की कॉस्ट जनरली अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आप बहुत सारे गैजेट्स अपने साथ में लेके जा रहे होंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। नहीं तो आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं, अपने गैजेट्स मेंटेन कर सकते हैं, आपको लॉकर एरिया मिलता है तो आप हॉस्टल भी ले सकते हैं। हॉस्टल की कॉस्ट आपको 500 से 700 रुपये में मिल जाता है हॉस्टल बड़े आराम से, जिस हॉस्टल में रह के आप अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, और जाते समय बाहर निकलते टाइम पे अपने सामान को लॉकर में लॉक करके जा सकते हैं। थोड़ा सा कन्वीनियंट है भी, और थोड़ा सा अगर कोई लग्जरी चाहता है तो कन्वीनियंट नहीं है। अगर आप थोड़ी सी लग्जरी अच्छी चाहते हैं, अच्छे तरीके से रह पाएँ, लग्जरी तो मैं नहीं कहूँगा, बट होटल रूम में रहना है, जस्ट एक 3 स्टार होटल रूम में रहना इज़ नॉट अ लग्जरी। अगर आप उस हिसाब से भी चलते हैं तो 2 से 4 हज़ार के बीच में, आपके बजट के हिसाब से 2,000 से 4,000 तक के बीच में आपको ठीक ठाक अच्छे 3 स्टार होटल्स मिल जाते हैं जिसमें आप रह सकते हैं। बाकी अगर आप एट पार लग्जरी जाना चाह रहे हैं तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार जितने आपके पास हों उतने का भी आपको पर डे का होटल मिल जाता है। और अगर हम हॉस्टल या होटल दोनों में से किसी की बात करते हैं तो 500-700 रुपये में हॉस्टल, और 2 से 4 हज़ार के बीच में आपके बजट, आपके लेजर, आपकी लग्जरी के हिसाब से आपको होटल मिल जाता है। मैंने इसी 4,000-5,000 तक के बजट का होटल रूम मैंने भी देखा है। इसके बाद हम बात करते हैं वीज़ा कॉस्ट की। तो वीज़ा की गवर्नमेंट फ़ीस जो इस टाइम पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके हम देखेंगे, वैसे $25 की बात करते हैं यूएसडी में। बाकी वियतनाम की वेबसाइट है वीज़ा की, evisavietnam.co.in, उस पर जाके अगर आप वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं तो आपको 2150 रुपये की फ़ीस आपसे चार्ज होगी। आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए रेडी होना चाहिए, तभी आपको ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। मैं आपको प्रेफर करूँगा
कि इट्स एन इंटरनेशनल ट्रिप, वीज़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो प्रायर अप्लाई होता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो किसी वीज़ा एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप ये अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, एटलिस्ट नाम का एक ऐप है, आप उसे एक बार ट्राई करें। वो लोग वीज़ा की जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो आपसे पहले चार्ज कर लेते हैं उस एप्लीकेशन फ़ीस के बाद में। देन जब आपका वीज़ा आता है, जिस टाइम पे अपना वीज़ा आप ले रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं, उस समय पे आपसे अब जो बाकी बचा हुआ चार्ज है, जो उनकी फ़ीस है 750-710 रुपये वीज़ा के हिसाब से लेते हैं। वियतनाम वीज़ा में 750 रुपये उनकी फ़ीस है। उस फ़ीस को वो लेते हैं, चार्ज करते हैं आपसे जब अपना वीज़ा डाउनलोड कर रहे होते हैं। और प्लस साथ में बहुत अच्छी बात कि डिलीवरी गारंटीड देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 दिन का समय उन्होंने आपको दिया, आज आप अप्लाई कर रहे हैं 10 तारीख को, 14 तारीख को उन्होंने टाइम दिया आपको कि 14 को आपका वीज़ा आ जाएगा। तो 14 को जो टाइम उन्होंने मेंशन किया, उससे 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले आपका वीज़ा आपको मिल जाता है। तो इट विल बी अ श्योरिटी, आपको श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, इस समय तक मुझे मेरा वीज़ा मिल जाएगा। तो आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप जो है वीज़ा वहाँ से एटलीस्ट से अप्लाई करें। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन की। लोकल ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है एक लोकल कैब्स के लिए, अगर कैब प्रेफर करते हैं, जो कि कैब ठीक रहता है। आप अगर दूसरी किसी कंट्री में अगर सेफ फील करना चाहते हैं, हम सेफली आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कैब यूज़ कर सकते हैं। कैब के लिए ओला और उबर की तरह ही आता है ग्रैब ऐप। ग्रैब ऐप काम करता है वियतनाम के अंदर, स्पेसिफिकली वियतनाम के लिए टैक्सी का सबसे बड़ा मेन ऐप है ग्रैब, जिस पे आपको बजट टैक्सी मिलती है। इसमें बाइक्स भी मिल जाती हैं आपको, लोकल ट्रैवलिंग के लिए बाइक काफ़ी चीप पड़ती हैं, काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। एयरपोर्ट से, हनोई एयरपोर्ट से मान लेता हूँ, तो हनोई एयरपोर्ट से आपको आपका होटल, जो होटल की सिटी सेंटर के अंदर एरिया में कहीं भी हो हनोई में, वहाँ तक की आपको जो कैब मिलती है वो 1000 से 1200 के अंदर मिल जाती है, जो कि एक ठीक फेयर प्राइस है, ठीक प्राइस है। जैसे हमारा ओला उबर से अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बुक करो, दिल्ली में किसी एरिया से करते तो 800-900 रुपये एटलीस्ट चार्ज करते हैं। अगर हम अपने नोएडा या ग्रेटर नोएडा से करते हैं तो 1200-1500 तक का चार्ज लेते हैं वो। तो एक फेयर प्राइस पे ग्रैब आपको टैक्सी मिल जाती है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन अगर वहाँ पे आप बसेस से मूव करते हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आप उससे चीज़ों को इतने आसानी से समझ नहीं पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वियतनामीज़ में लिखा होता है, उन्हीं की लैंग्वेज में लिखा होता है, जो हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती, बड़ी मुश्किल है। बाकी लेकिन मैं स्टिल आपको बताऊँ तो आप गूगल ट्रांसलेट ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट ऐप से अगर आप चाहेंगे तो किसी टेक्स्ट लिखे हुए स्कैन करके आप समझ पाएंगे उसे, या फिर आप इंग्लिश में लिख के उसे कन्वर्ट कर पाएंगे, हिंदी में लिख के उसे वियतनामीज़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऐप अपने फ़ोन में ज़रूर डाल लें। बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रैब कैब इज़ बेस्ट ऑप्शन। फ़्लाइट्स जो आपको इंटरनल फ़्लाइट्स मिलती हैं, वो फ़्लाइट्स आपको समझ लीजिए वियत जेट की इतनी सस्ती मिल जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन इसके पीछे भी स्कैम है। जैसे आप हनोई से डनांग, डनांग से होचिमिन, या फिर हनोई से होचिमिन, होचिमिन से हनोई, कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, उस केस में आपको वियत जेट एयरवेज़ की फ़्लाइट मिल जाती है सिर्फ 2500 रुपये में। लेकिन इसमें स्कैम ये है कि 5 से 6000 रुपये देके आपको अपना पैकेज उसमें ऐड कराना पड़ता है। बैगेज उसमें साथ में फ्री नहीं मिलता है। आप अपना चेक इन बैगेज 7 kg का खाली एक लैपटॉप का बैग लेके जा सकते हैं। अगर आपको बैगेज लेके जाना साथ में तो आपको 5 से 6000 रुपये देने पड़ेंगे। वो अगर चाहते तो 8000 रुपये में पूरी फ्लाइट बना सकते थे विद बैगेज, पर उन्होंने थोड़ा सा गेम खेल लिया हम लोगों के साथ में। बाकी अगर ये बात एक समझ में आती है मुझे कि आप हनोई से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अब आप पास रिटर्न फ्लाइट भी आपने हनोई से बुक करी है, तो आप इंटरनली बिना अपने बैगेज के घूम सकते हैं। बट नॉट पॉसिबल है, बिना कपड़ों के इंटरनेशनल आदमी कैसे घूमेगा। पर चलो, उनका प्लान मुझे नहीं पता, वियत जेट क्या सोच के उन्होंने ये प्लान बनाया है, क्या कराया उन्होंने कि 2500 में सिर्फ अकेला बंदा जा सकता है अपना 7 kg का बैग लेके। चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़े स्कैम जो और है। स्कैम से मुझे इससे याद आया, एक स्कैम और चल रहा है वियतनाम के अंदर, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में होता है। आपने थाईलैंड का एक स्कैम सुना हुआ कि आपको स्की बोट्स जो मिल जाती हैं रेंट पे, रेंटल स्की बोट्स आप लेके जाते हैं, देन वो ऑलमोस्ट पहले से डैमेज की पोजीशन में होती हैं, डैमेज होने वाली होती हैं, आप उसे यूज़ करते हैं, जस्ट वो डैमेज हो जाती है, फिर उसके बाद आपसे 10,000-15,000 रुपये का आपके ऊपर फाइन ठोक दिया जाता है। अगर आप उनसे बहसबाजी करते हो तो वो पुलिस को बुला लेते हैं। आपने कई सारे वीडियोज़ बने थे इसके ऊपर, आपने ज़रूर देखा होगा। मैं आपको बताता हूँ वियतनाम का एक स्कैम। अब वियतनाम जा रहे हैं कहीं भी, हम जैसे हम गोवा जाते हैं तो गोवा के अंदर आपको रेंटल स्कूटीज़ मिलती हैं। हमें आदत होती है, हम तुरंत जाके रेंटल स्कूटी लेते हैं, 500-1000 रुपये के चार्ज पे करके 1000-2000 की सिक्योरिटी देके आप रेंटल स्कूटी ले लेते हैं, और रेंटल स्कूटी लेके अपने लोकल एरिया अच्छे से घूम लेते हैं। तो हमारे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है वो। लेकिन वियतनाम में अगर आप ये काम करते हैं सेम, तो फर्स्ट थिंग आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट उनके पास जमा करना होता है। आप एक चीज़ को समझ लें, आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में हैं तो आपके लिए पासपोर्ट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। पैसा, सामान, किसी चीज़ से ज़्यादा, किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए आपका पासपोर्ट है। तो क्या आप अपने एक छोटी सी स्कूटी के लिए, थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए, थोड़े से कैब के पैसे बचाने के लिए अपना पासपोर्ट आप किसी के पास सबमिट कर सकते हैं? इज़न्ट इट टू मच रिस्की? उसके बाद में पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़, आप अगर रेंटल स्कूटी लेते हैं तो 500 रुपये के आसपास, 1000 रुपये की कॉस्ट के आसपास सिक्योरिटी जमा करके और अपना पासपोर्ट जमा करने के बाद आपको स्कूटी मिल जाती है। 500 रुपये पर डे मान लेते हैं हम, स्कूटी मिल जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ मिलती हैं, पेट्रोल का भी खर्चा नहीं, आपको बड़ा कन्वीनियंट लगता है, भाई इससे घूमेंगे हम। लेकिन स्कूटी रेंट लेने के बाद में आपको पता है वहाँ पर चलान कितने होते हैं? हर रेड लाइट पर आपको चलान कटेंगे। जनरली जो रेड लाइट का चलान, हेलमेट का चलान, इस तरह के नॉर्मल चलान। इस सबसे ऊपर एक और बहुत बड़ी बात, चलानिंग वैसे बहुत ज़्यादा हैवी है, वियतनाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलान काटे जाते हैं। इससे भी ऊपर दूसरी बड़ी बात कि किसी भी अगले नेक्स्ट स्टॉप पे आपको रोक लिया जाएगा, क्योंकि
कोई भी पुलिस वाला आपको देख के तुरंत, वियतनामीज़ के अंदर करप्शन थोड़ा सा है, तो इसलिए आपको किसी भी रास्ते पर रोक लिया जाएगा, उसके बाद वो आपको देखते ही पहचान जाएगा कि इट्स नॉट अ वियतनामीज़ सिटीज़न, आप बाहर के हैं, आप फॉरेनर हैं, तुरंत आपको वो रोक लेगा। फिर आपसे वो डिमांड करेगा आपके इंटरनेशनल लाइसेंस की, कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आप ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ का, दिल्ली का, नोएडा का, कहाँ का निकाल के देंगे उसे लाइसेंस, बोलेगा इट्स नॉट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप वियतनामीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, जिस केस में आपसे वो कहेगा कि स्कूटी को सीज़ करेंगे। अगर वो आपकी स्कूटी को सीज़ करता है तो वहाँ आपको पासपोर्ट सीज़ हो जाता है, जहाँ से आप रेंटल पर स्कूटी लेके आए हैं। और अगर आप सीज़ नहीं कराना चाहते हैं तो आपसे 10 से 15 हज़ार रुपये इंडियन INR वैल्यू में डिमांड करेगा। जो आप वियतनामीज़ डोंग की वैल्यू में सुनेंगे तो आप तो हिल ही जाएंगे, मतलब करीबन 3 लाख डोंग की डिमांड करेगा वो आपसे, कि आप 3 लाख डोंग, 5 लाख डोंग हमें दे दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर आप उसके बाद अगर आप नहीं मान पाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप दिल्ली में, नोएडा में, कहीं भी अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, आपका चालान काट रहे होते हैं, आप उनसे थोड़ा सा नेगोशिएशन करते हैं चालान की, तो आप कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं उस नेगोशिएशन में? नॉट मोर देन 20-30% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हमें उनकी ही बात माननी पड़ती है, जबकि वो हमारी हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हैं, हमारी नॉर्मल भाषा समझ सकते हैं, हमारे इमोशन समझ सकते हैं। दे आर इंडियंस, दे आर वियतनामीज़, ना हमारे इमोशन समझ सकते हैं, ना हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं, ना हमारी भावनाएं समझ सकते। उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। तो एट लास्ट आप बहुत गंदे एक स्कैम में फंस जाते हैं उनकी वजह से। आपको ट्रैवल एजेंसी वाले, आपको रेंटल स्कूटी वाले, कोई भी कुछ नहीं बताएगा इस बारे में, सीधा आपको बोल देंगे रेंटल स्कूटी ले लीजिए और भेजिए, घूमिए खूब आप आराम से। लेकिन इस स्कैम के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। एक वो चालान कटाने के बाद, दूसरी बात, वियतनामीज़ चालान, जैसे हमारे लिए आपने सुना होगा, सुबह आप निकलते हैं घर से बाहर और आपको एक हेलमेट का चालान कट जाता है, उस चालान की पर्ची को, कंपाउंड अमाउंट की पर्ची को, या फिर जो चालान पूरे पेपर पर काटा जाता है यूपी में जैसे, उस चालान को आप लेके पूरे दिन घूम सकते हैं बिना हेलमेट के। वियतनामीज़ का एक और दूसरा ट्रैफिक रूल है, आप मोटर एक्ट पढ़ सकते हैं वियतनामीज़ का। एक और ट्रैफिक रूल है उनका कि अगर आपका एक बार चालान कट जाता है तो उस चालान के बेस पे आप, ऐसा नहीं है कि सेकंड चालान को अपने डिले कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगले ट्रैफिक स्टॉप पे आपका फिर चालान काटा जाएगा, दोबारा चालान काटा जाएगा। तो जितनी आपकी ट्रिप की कॉस्ट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बैठती है, उतनी कॉस्ट आप चालान की कॉस्ट दे के पे करके आएंगे। मैं प्रेफर करूँगा बस से चले जाओ, पैदल चले जाओ, कैब से चले जाओ, महंगा ले लो या मेहनत कर लो, लेकिन स्कूटी का भी रेंटल मत लेना भाई, अनटिल आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ आपका कोई और बिलोंग करता है इसके पास लाइसेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दैट इज़ केस, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर तो आपको ये जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी नहीं होगी, आपको सब कुछ मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। बाकी ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है वियतनाम के अंदर। बाकी आगे हम कुछ और करेंसी एक्सचेंज कराने जाने वाले हैं, फॉरेक्स डलवाने जाने वाले हैं, उस बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल शेयर करूँगा मैं, कैसे आपको करेंसी एक्सचेंज करानी चाहिए, कौन सा ऑप्शन, अगर आप स्टिल कैश में करना चाहते हैं, क्योंकि इट्स आई थिंक कि वो आपके लिए जो करेंसी नोट्स होते हैं ना, वो सोवेनियर होते हैं। मैंने भी एक फाइल बनाई हुई है एक्चुअली, उसमें अपनी अलग अलग करेंसीज लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ कंट्रीज में विजिट कर रहा हूँ, तो वो सोवेनियर चीज़ होते हैं। थोड़ा सा आपको कैश भी चाहिए होता है, बाकी आप चाहें तो कैश में जाके आप चेंज करा सकते हैं। पर अगर आप कैश भी लेना चाहते हैं, मैं तीनों मोड आपको दिखाऊंगा कि USD कैश आप कैसे कन्वर्ट करें, वियतनामीज़ डोंग आप कैसे कन्वर्ट करें, और फॉरेक्स कार्ड में आप USD कैसे लोड करवाएं, या फिर आपको डोंग लोड करना है डोंग भी कैसे लोड करवाएं, मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊँगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हमारी आने वाली है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।